हेलो बच्चों, तो आपके डिमांड पर आ गया हूँ मैं आपके सामने। आपने कहा था मुझे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक को रिवाइज करा दीजिए। आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से सभी बच्चे डर भी रहे होते हैं। एग्जाम नज़दीक है तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि ये वाला पार्ट करा दूँ। तो चलिए ये शुरू कर रहे हैं हम लोग आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मोलर मास जाहिर सी बात है फिर तो सेम हो ही जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम है, मोलर मास सेम है, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हमने देखी अलग अलग आया था। तो ऐसे दो कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बात ध्यान से सुने, आइसोमेरिज्म एक सिंगल कंपाउंड के लिए कभी नहीं पढ़ी जाती है। आइसोमेरिज्म बेसिकली रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के लिए। तो एटलीस्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होने चाहिए कि एक कंपाउंड दे दिया, दूसरा कंपाउंड दे दिया, पूछा कि ये दोनों एक दूसरे के किस तरह के आइसोमर्स हैं। तो इस तरह का सवाल हो सकता है, पर ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एक कंपाउंड सामने रख दिया और कह रहे बताओ ये कैसा आइसोमर है, किसका आइसोमर है। नहीं भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। आइसोमेरिज्म एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दूसरी बात कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मोलर मास सेम है, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी लिख रखी है। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह ही है। आइसोमर्स ब्रॉडली दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी होता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कनेक्टिविटी, मतलब बॉन्डिंग का नेचर चेंज हो रहा होता है। कौन किससे जुड़ा हुआ है ये चीज़ बदलेगी ज़रूर। और आपको तो पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम और कुछ लीगेंड्स जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। इसलिए इन कंपाउंड्स को शायद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा, उसके इर्द गिर्द कुछ ल्यूइस बेस होंगे जिनको इस चैप्टर में हम लीगेंड्स कहते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग हुई होगी। लेकिन जब भी दो कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वहीं पर है और उसी में चेंज आना चाहिए था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चार तरह के पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक एक्स्ट्रा और होता है जिसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? पहला आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरा हाइड्रेशन आइसोमर्स, तीसरा लिंकेज आइसोमर्स, चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ध्यान से पढ़िए, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, दिमाग में आगे बात। एक चीज़ और बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं छोटे वीडियोस बनाऊंगा। स्ट्रक्चरल पहले पढ़ाऊंगा, स्टीरियो बाद में पढ़ाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, जल्दी जल्दी पूरा भी हो जाए, काम भी हो जाए, मतलब ठीक है, क्लियर हो जाए सारी बातें। तो आइए चलिए स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। अच्छा, स्टीरियो में फिर क्या होता है सर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लीगेंड और मेटल एटम की कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस तरह के एक स्टीरियो आइसोमर में लीगेंड आसपास रखे हुए होंगे मेटल एटम के, उसी तरह से दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी लीगेंड उसी तरह से जुड़े होंगे। सिर्फ फ़र्क होगा ओरिएंटेशन का, सिर्फ फ़र्क होगा एंगल्स का, कि कभी लीगेंड किसी और डायरेक्शन में, कभी किसी और डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो दो आइसोमर्स मिलते हैं उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में चेंज आएगा। शुरू करते हैं पहले वाले पार्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके अलावा एक बाहर का जो पार्ट होता है जिसको हम आयनाइजेशन स्फेयर कहते हैं। अब इस आयनाइजेशन स्फेयर में कोई ना कोई आयन्स होंगे, या तो कटायन या तो आनायन। लेकिन हमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए जिस टाइप का सॉल्ट चाहिए वो कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन टाइप का चाहिए। कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले दिखेगा और कुछ अनायंस बाहर को दिखेंगे। अब जो लीगेंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके नाम के अंत में ओ लगाते हैं हम। लाइक क्लोराइड एक आयन है, पर जब ये लीगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्लोराइड हो। सल्फेट एक आयन है, पर ये अगर लीगेंड की तरह बिहेव करेगा तो सल्फेट हो। तो इसमें होता यही है कि आयनाइजेशन स्फीयर से कोई अनायन उठाना है, एक लीगेंड उठाना है कॉम्प्लेक्स पार्ट से, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है। तो पहले जो अनायन रहा होगा अब वो लीगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो बेसिकली पता ये चला
कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए एक अनायनिक लीगेंड को आयनाइजेशन स्फीयर के अनायन से एक्सचेंज करना होता है। अगर बात क्लियर हुई तो एग्जांपल देखते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, मान लो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कुछ इस फॉर्मूले का CrNH3 Cl और बाहर है SO4। तो कायदे से ये एक सल्फेट सॉल्ट है, जैसे MgSO4 होता है कुछ वैसा ही, CaSO4 होता है कुछ वैसा ही, कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 का चार्ज आएगा और बाहर -2 का चार्ज सल्फेट की वजह से। अब बच्चों हम करेंगे ये कि हम इस Cl- को बाहर निकाल देंगे। अभी ये क्लोराइडो है पर बाहर जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा। अभी ये सल्फेट है पर अंदर आएगा तो सल्फेट हो जाएगा। So ionization isomerism will arise due to the exchange of an anionic ligand with the anion present in the ionization sphere of a complex salt. तो दूसरा कैसा हमें नजर आएगा सर? दूसरा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए CrNH3 SO4 एंड Cl। सो अगर मुझसे पूछा गया कि ये दोनों कंपाउंड किस तरह के आइसोमर्स हैं तो हम कहेंगे ये एक आयनाइजेशन आइसोमर्स है। और जैसा कि मैंने कहा था कि IUPAC नेम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बदल जाएंगे। IUPAC नेम इसलिए बदल जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया, कनेक्टिविटी में चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। और इस बात को तो भली बात ही हम जानते हैं कि क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है +3 स्टेट में। अब देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 भी आ रहा होगा, -1 का चार्ज इससे और -2 का चार्ज इससे, तो क्रोमियम पे तो +3 का चार्ज आएगा। तो क्रोमियम जब भी +3 पे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर वाले पार्ट को देखा जाए तो ये रहा क्रोमियम, इसके इर्द गिर्द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ इस तरीके से लिगेंड्स को अरेंज करना था। लिगेंड्स हमारे पास टोटल कितने हैं बच्चों? 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो दीज आर 5 लिगेंड्स। एंड और कौन सा लिगेंड दिख रहा है आपको? Cl-, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का है उसी को तो हम लोग कहेंगे। तो ये चीज़ हो गया। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो ये रहा क्रोमियम, इसके आसपास कौन से लिगेंड्स हैं सर? इसके आसपास है अमोनिया, 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 एक और अमोनिया, एक और अमोनिया, पर इस बार सर क्लोराइडो नहीं है, इस बार है सल्फेटो जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो लेट मी राइट इट एज OSO3 ताकि आप समझ जाए। SO4 2- है, वैसे ही OSO3 लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन साइड से डोनेटेड होगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखेंगे अगर सल्फेटो का तो कुछ ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-2, सिंगल बॉन्ड O-2, ये सिंगल बॉन्ड है ऐसा मान लो, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इस वाले पार्ट को हम लोग फिलहाल हटा देते हैं। तो इस वाले में हमने देख लिया किस तरीके से इनकी कनेक्टिविटी हो गई। आप ध्यान से देख सकते हो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। क्रोमियम के आसपास पहले 5 एमीन लिगेंड थे, एक क्लोराइडो था। अब यहाँ पर क्रोमियम के आसपास 5 एमीन लिगेंड है, एक सल्फेटो लिगेंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। और ये स्ट्रक्चर कैसे मिला हमें? स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आया? जब हम एक अनायनिक लिगेंड को बाहर पड़े हुए आयनाइजेशन स्फीयर में एक अनायन से एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर ये दोनों अलग है तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होगा, बात को समझिएगा। अगर मैं इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल देता हूँ तो सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का काम होता है AgCl या AgBr या AgI का PPD बनाना। चलो मैं इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालता हूँ AgNO3, क्या लगता है आपको, क्या ये AgCl का PPD देगा? तो पता चला नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोराइड बाहर नहीं पड़ा हुआ है, Cl- बाहर नहीं पड़ा है, Cl- अंदर है। और सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई आयन है तो उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। नाउ दैट इज़ नॉट आयनाइजेबल इन नेचर। तो सिल्वर नाइट्रेट इस पर डालने पर यू विल गेट नो PPD। हाउएवर अगर हमने यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और सिल्वर नाइट्रेट डाल करके इसमें अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सी PPD मिलेगी, सो नाउ आई कैन सी कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl- है, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में पड़ा है, मतलब वो आयनाइजेबल है, वो आयनाइज हो सकता है। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट AgCl का वाइट PPD। AgCl का PPD कैसा होता है? वाइट होता है, तो इसमें वाइट PPD मिलेगा। तो आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब ये हो गया कि अगर अनायन बदल जाए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिगेंड से एक्सचेंज करने पर, तब जाकर के हमें मिलता है आयनाइजेशन आइसोमर्स। और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं इस बात पर, आइए चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है CO EN होल ट्वाइस Cl एंड Br, और चलिए बाहर मान लेते हैं I है अपने पास। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। EN का मतलब आप सभी को पता होगा इथेन 1,2 डाइअमीन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से तो 4 हो जाएगा। एक EN 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 EN 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्लोराइडो और ब्रोमाइडो मिल करके 6 बॉन्ड बनाएंगे, और एक बाहर में आयोडाइड आयन है। फिलहाल वो आयोडाइडो नहीं है। कोई पूछे कि इसके कितने आयनाइजेशन आइसोमर्स बन सकते हैं, देन आल आंसर कि इसके 3 बन सकते हैं। एक तो जो सामने रखा हुआ है वो भी एक आइसोमर है किसका, जो हम अगले बनाने जा रहे हैं। अगले वाले में हम क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, चलिए हम Cl- को बाहर कर देते हैं, Cl- को बाहर कर देते हैं और इस I- को अंदर कर देते हैं, इनको एक्सचेंज कर रहे हैं। फिलहाल ये एक आयोडाइड सॉल्ट है, मतलब जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgI की पीपीटी मिलेगी। पर अब एक्सचेंज करने के बाद ये कैसा हो जाएगा सर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा CO EN होल ट्वाइस I तो चलिए अंदर आ गया, Br अंदर था ही, Cl बाहर आ गया। नाउ दिस बिकम्स अ क्लोराइड सॉल्ट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgCl का पीपीटी मिलेगा, एंड यू ऑल मस्ट नो AgCl का पीपीटी वाइट होता है, जबकि AgI का पीपीटी येलो होता है। फिर से एक्सचेंज कर सकते थे। अगर मैं इस बार किसको एक्सचेंज कर दूँ, चलो Br को बाहर निकालते हैं, Cl को अंदर भेज देते हैं, तो अब एक नया आयनाइजेशन आइसोमर मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि CO EN का होल ट्वाइस, I अंदर है, Cl अंदर आया और बाहर चला गया कौन, Br। तो मेरे ख्याल से अब तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन आइसोमर्स किसको कहते हैं। अब आते हैं दूसरे आइसोमर्स पे बच्चों, जो है हमारा लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स नाम से ही समझ आ रहा है लिंकिंग एटम बदल जाएगा। लिंकिंग एटम बदल जाए पर फॉर्मूला ना बदले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो। नाउ व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बच्चों हम उन लिगेंड्स को कहते हैं जो मोनोडेंटेट होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी 1 है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, परंतु डोनर आइटम उनके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जनरली 2 होते हैं। मतलब फॉर्मूला सेम है, उस पूरे लिगेंड का फॉर्मूला सेम है, पर डोनर आइटम बदल सकता है। सर एग्जांपल दीजिए। तो मैंने क्या लिखा है कि लिंकेज आइसोमर में होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म द 2 आइसोमर्स हैव डिफरेंट डोनर एटम्स of an ambidentate ligand bonded to the central metal atom or central metal ion. So give example of some ambidentate ligands. Let us look at the examples of some ambidentate ligands. Some ambidentate ligands are, what are ambidentate ligands? You can have CN- लिखा है तो कार्बन साइड से ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, और एक हो सकता है बच्चों NC-। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। CN- को साइनाइडो कहते हैं, NC- को आइसोसाइनाइडो कहते हैं। हालांकि नए कन्वेंशन के हिसाब से दोनों ही साइनाइडो हैं, पर डोनर आइटम आपको बताना पड़ता है। लाइक यू कैन कॉल दिस वन एज साइनाइडो C एंड यू कैन कॉल दिस वन एज साइनाइडो N। आइसोसाइनाइडो बोला जा सकता है, पर नए कन्वेंशन के हिसाब से ये भी बोला जाता है। सिमिलरली अगर ये चीज़ OCN लिखी हुई होती, OCN-, तो अब इसको सायानेटो कहते हैं, सायानेटो O, और दूसरा इसमें बन सकता है NCO-, सायानेटो N। एम्बिडेंटेट लिगेंड है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऑक्सीजन की जगह बाई चांस कभी सल्फर रिप्लेस कर दिया जाए तो थायो वर्ड आता है, तो अब एक ये बन सकता था SCN-, और हाँ एक माइनस वहाँ लगा दिया हम लोगों ने, इसको हटा लेते हैं, SCN- एंड NCS-, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। अब एक और होता है, वो होता है आपका NO2-, NO2- इज कॉल्ड नाइट्राइटो N। और बच्चों एक होता है ONO-, ONO- में ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, सल्फर डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O। आइए चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा। इसमें होगा क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज ही नहीं आएगा, सिर्फ लिगेंड का लिंकिंग एटम बदल जाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है
कौन सा, सपोज Cr F5 CN-3 का कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरह का। इस पर पूरा चार्ज -3 आएगा क्योंकि क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे +3 शो करता है, तो इसका हो गया +3, 5 फ्लोरीन का -5, तो +3 -5, और साइनाइड का भी होता है -1, एक साइनाइड पर -1 का चार्ज, तो सब मिलाकर के -6 का चार्ज हो गया, +3 का चार्ज हो गया, तो कॉम्प्लेक्स पे -3 का तो चार्ज आएगा ही आएगा। खैर ये एक कॉम्प्लेक्स है मान लेते हैं, वो चाहे तो इसको न्यूट्रल फॉर्म में लिख के K3 दे सकता है। चलो अगर आप कहते हो K3 लिख के दे दूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं, पर आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब मैं एक दूसरा आइसोमर बनाने जा रहा हूँ जिसमें देखो मैं फॉर्मूले में कोई चेंज, मतलब एज सच फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो लिंकिंग आइटम है साइनाइड, ये बदल के NC लिखा जा सकता था। तो क्या डोनर आइटम नहीं बदल गया, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया क्या? आ गया सर। अब क्रोमियम के आसपास 5 फ्लोरीन है और एक कार्बन साइड से जुड़ा हुआ साइनाइड है, जबकि इसमें क्रोमियम के आसपास, सॉरी यहाँ पर आपको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, मैंने 6 फ्लोरीन लिख दिया है ना, यहाँ पर ये 5 ही होगा और यहाँ NC लिखेंगे हम लोग -3, इस तरह से हो जाएगा। एक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है K3 Fe CN होल ट्वाइस एंड सपोज हमारे पास Cl4 है, कुछ इस तरह का है। आयरन पर कितना चार्ज आएगा, तो क्लोराइडो का होता है -1, तो 4 का हो गया -4, -2 मिलके -6 और इसका हो गया +3, तो आयरन +3 पर है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पूछता है इसके कितने लिंकेज आइसोमर बना सकते हैं, तो इस बार हमारे पास कितने साइनाइड हैं, 2 हैं। तो अब दोनों साइनाइड में अभी कौन डोनेट कर रहा है, दोनों कार्बन, तो एक बार दोनों को ही चेंज कर दो, दोनों नाइट्रोजन बना दो, या एक को साइनाइड रहने दो, एक को आइसोसाइनाइड रहने दो, तो इसके बेसिकली 2 और बनेंगे, तो टोटल इसके 3 बनने वाले हैं। देखेंगे ज़रा फॉर्मूला क्या बनेगा, K3 Fe CN और एक को कर दिया मैंने NC और Cl4 जो था उसको रहने दिया, एक तो ये बन जाएगा। क्या एक और नहीं बनेगा भाई, इसमें दोनों कार्बन डोनेट कर रहा है, इसमें एक कार्बन एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, क्या एक ऐसा भी केस नहीं आ सकता है जिसमें हम दोनों नाइट्रोजन से डोनेट करा के बॉन्ड बना दें, K3 Fe NC का होल ट्वाइस Cl4, तो एक ये भी बन जाएगा। एक एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस आता है, काउंटिंग करा देता है वो CBSE, हालांकि भले इस बात को ना पूछे, लेकिन मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई K4 Fe CN6 में टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, K4 Fe CN6 में टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखिए इसमें आयनाइजेशन तो हो नहीं सकता, सही, लिंकेज के पूरे चांसेस हैं। अब लिंकेज में अभी कितने कार्बन आयरन से जुड़े हुए हैं, 6 के 6, तो भाई इसमें और क्या किया जा सकता है सर, इसमें ऐसा कीजिए कि 5 कार्बन रखिए और एक नाइट्रोजन साइड से डोनेट कर दीजिए, मतलब 5 को तो साइनाइडो जैसा ही दिखाइए, एक को आइसोसाइनाइडो बना दीजिए, तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया इसका। देखेंगे अगर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, K4 Fe, मैंने क्या किया 6 में से 5 को तो ऐसे ही रहने दिया और एक नया आइसोमर लाइक नया लीगेंड NC लिख दिया इसको। इससे क्या हुआ, इससे सर देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, नाम बदल गया, IUPAC नेम बदल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम अलग आता है, जैसे इस वाले का नाम और इस वाले का नाम अलग आएगा, इस वाले का नाम इस वाले का नाम अलग आएगा, क्योंकि एक के लिए आप साइनाइडो लिख रहे होगे, एक के लिए आइसोसाइनाइडो लिख रहे होगे। खैर इस तरह से और किया जा सकता है, K4 Fe CN4 और यहाँ पर अब 2 को NC बना दो, बात समझ आ रही है तो बता दो, ये हो गया। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि 6 के 6 NC में ना बदल जाए। मतलब सर अगला तो ऐसा होना चाहिए था, CN होल थ्राइस एंड NC होल थ्राइस, कुछ ऐसा। नेक्स्ट और कैसा हो सकता है, K4 Fe CN होल थ्राइस एंड NC होल 4, कितने बने एक बार, अभी तो और होने वाला है, K4 Fe CN एंड देन क्या NC का होल 5, कुछ ऐसा भी तो बन ही जाएगा। और एक लास्ट और पॉसिबिलिटी है,
क्या पॉसिबिलिटी है, K4Fe। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों को आइसोसाइनेट बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस बन गए अगर जोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं K4FeCN6 के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। फिलहाल तो हम स्ट्रक्चरली बता रहे हैं, बाद में तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, इनमें से कौन ऑप्टिकल शो कर सकते हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपकी बढ़ जाएगी। आप रियलाइज़ करोगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल बन सकता था, इसमें सिस ट्रांस हो सकता था, इसमें भी बन सकता था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। याद रखने का एक कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता था कुछ ऐसा कि यहाँ पर 6 के 6 कार्बन है और यूँ समझिए कि एक भी नाइट्रोजन वाला डोनर नहीं है, तो 6 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस वाले में क्या हो जाएगा 5 1, इसमें क्या हो जाएगा 4 2, इसमें क्या हो जाएगा 3 3, इसमें क्या हो जाएगा 2 4, इसमें क्या हो जाएगा 1 5 और इसमें क्या हो जाएगा 0 6। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, वो भी किस टाइप के, लिंक किस टाइप के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, अगला जो है हमारा वो है हाइड्रेशन आइसोमर। देखो 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, तीसरे पर आ गए हैं, ध्यान से सुनना, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात का वादा है ना। उसके बाद आप कभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में घबराओगे नहीं। हाइड्रेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रेशन आइसोमर्स होने के लिए आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्वा लिगेंड का होना ज़रूरी है। एक्वा लिगेंड, हाँ वही H2O, अगर वो होगा तभी होगा। इसमें ये बिल्कुल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक अनायनिक लिगेंड किसी एक अनायन से एक्सचेंज हो जाता था बाहर, इस बार एक एक्वा लिगेंड को किसी अनायन से एक्सचेंज कर लेना है ताकि हम डिफरेंट हाइड्रेशन आइसोमर्स बना सकें। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स हैविंग एक्वा लिगेंड। An aqua ligand is exchanged with an anion present in the ionization sphere। तो एक एक्वा लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे हम किसके साथ, अनायन के साथ। कहाँ था वो, आयनाइजेशन स्फीयर में। मतलब ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन टाइप के कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। आइए चलिए एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से ही बढ़िया समझ आएगा। डेफिनेशन हाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ढंग से लिख करके दिया है। और अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए होगी तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसमें ये पहुँच जाएगा वीडियो अपलोड होती है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसमें। मानिए कि हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है CrH2O6 एंड Cl3। मैंने कहा कि इसमें अगर आप चाहते हो एक हाइड्रेशन टाइप का आइसोमर बनाना, तो यार कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक्वा लिगेंड का होना ज़रूरी है और ये बिल्कुल आयनाइजेशन आइसोमर्स की तरह है। व्हाट यू हैव टू डू इज एक एक्वा लिगेंड को बाहर भेजना है। अब मैं जब बाहर भेजूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज हो जाएगा, जो कि पता है कि कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होनी चाहिए, 6 ही रहनी चाहिए, अभी भी 6 है। तो बदले में मुझे एक Cl को अंदर भेज देना होगा और इसका एक दूसरा आइसोमर बनाएंगे जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का आने वाला है, देखेंगे सभी लोग। CrH2O5 थोड़ा ढंग से लिख दूँ आपके लिए, और अंदर आ गया एक Cl, रह कितना गया सर, एक Cl2 डॉट H2O। सो दिस एंड दिस आर व्हाट, दिस एंड दिस आर हाइड्रेशन आइसोमर्स या सॉल्वेशन आइसोमर्स भी कहते हैं। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बात एक ही। तुम कहोगे इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे फ़र्क है, मैं बताता हूँ। अगर आप कोई ऐसा केमिकल डाल दो इन दोनों में, ए कंपाउंड में और बी कंपाउंड, नाउ दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट नेम एज वेल। लाइक इसका नाम क्या आएगा, जिनको नॉमेनक्लेचर आता है वो जानते हैं, इट इज़ हेक्सा क्रोमियम 3 क्लोराइड। बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। सिमिलरली एक और बना सकते थे हम लोग, कौन सा, CrH2O4। इस बार मैंने एक्वा लिगेंड 4 किया, 2 को मैंने एक्सचेंज कर दिया। सर अगर 2 को एक्सचेंज कर देंगे तो बदले में आपको तो 2 क्लोराइडो अंदर लाना पड़ेगा। पहले वो क्लोराइड था, अब वो क्लोराइडो हो गया। बाहर कितने रह गए होंगे सर, बाहर एक रह गया होगा और 2.2H2 आपको लिख के देना पड़ेगा। सो ऑल दीज 3 आर बेसिकली द हाइड्रेशन और सॉल्वेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सो आप इन तीनों में एक केमिकल डालो जिसका काम था मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो जाहिर सी बात है इसमें अगर आप कोई ऐसा रिएजेंट डालते हो, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, सबको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर मैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, इट विल नॉट बी एबल टू
एब्स्ट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। ये पानी छीन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो लिगेंड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। बट इसके अंदर अगर डालेंगे तो देयर विल बी सम वेट लॉस, कुछ मास लॉस आएगा और 18 mu का मास लॉस आएगा। वाई? बिकॉज दिस थिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द आयनाइजेशन स्फीयर। ये अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये लिगेंड नहीं रहा, जबकि यहाँ पर सबके सब क्या है, लिगेंड है, पर यहाँ पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, WOC है। नाउ इट कैन बी रिमूव्ड ऑफ थ्रू द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। जबकि यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो 4 ही एक्वा लिगेंड है। द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। सो ऑब्वियसली जब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो 2 मोल पानी को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसके 1 मोल कंपाउंड से 2 मोल पानी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, 36 mu के मास में कमी आ जाएगी। सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेशन आइसोमर्स, सॉल्वेशन आइसोमर्स। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ और एग्जांपल लिए जा सकते थे इसमें। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा, सर एक और क्लोराइड को अंदर भेज दीजिए। गलत है वो, क्योंकि व्हेन यू आर पुटिंग दिस क्लोराइड आयन एज अ क्लोराइडो, दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स न्यूट्रल। जब ये कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल हो गया, इसमें कटायन और आयन पार्ट है ही नहीं, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे लिखा जाए? लाइक कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, सो देयर इज सम कटायन, देयर इज सम आयन एंड देयर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज वेल। तो इसके 3 बनाने हैं हमें, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक कॉम्प्लेक्स और बना देता हूँ, MnNH3 या होल थ्राइस कर लेते हैं, H2 होल थ्राइस, और बाहर हम रख देते हैं 2 क्लोरीन को, पुटिंग 2Cl2। इसमें कोई पूछेगा कि क्या आप इसके अंदर किसी तरह का आयनाइजेशन आइसोमर्स बना पाएंगे? वी कैन नॉट मेक एन आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाने के लिए एक अनायनिक एजेंट को एक अनायन से एक्सचेंज करना होता है। पर यहाँ पर हम एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं, क्या? सॉल्वेशन आइसोमर्स बना सकते हैं। MnNH3 होल थ्राइस, H2O होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। एक क्लोराइड से बैलेंस कर लो, क्लोराइडो बना दो इसको, Cl.H2, तो ये बन जाएगा। ये दोनों भी एक दूसरे के सॉल्वेशन आइसोमर्स या हाइड्रेशन आइसोमर्स हो सकते हैं। यू कैन टेक न्यूमरस एग्जाम्पल। और फॉर्मूला बनाना कॉम्प्लेक्स का अपने आप भी आना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इन चीज़ों का सही ज्ञान ले लेते हो। वो चीज़ अलग चीज़ है, पर फिलहाल हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टाइप का आइसोमर। लास्ट टाइप का आइसोमर है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होने के लिए दोनों पार्ट का कॉम्प्लेक्स नेचर होना ज़रूरी है। मतलब कटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, अनायनिक पार्ट भी। मतलब इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्सेस 4 तरह के होते हैं। चार्ज के आधार पर कॉम्प्लेक्स 4 तरह के हैं। सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन एंड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का हो। एक एग्जांपल देता हूँ तभी समझ आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल से ही तो समझ आएगा। सपोज आई हैव AgNH3 होल ट्वाइस AuCl2, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं हमारे पास है। अब कोई पूछेगा कि सर इसमें कटायनिक पार्ट कौन है, अनायनिक पार्ट कौन है? यूजुअली जो पहले लिखा होता है वो कटायनिक ही होता है, बाद वाले अनायनिक। और अगर कभी चार्ज में आपको दिक्कत हो तो आप ऐसा किया करो, इनमें एवरेज रूल लगा लो। एवरेज रूल का मतलब पूरे एमीन का चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रल है। 2 क्लोरीन का चार्ज -2 हो गया, तो अब टोटल चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए, तो +2 का चार्ज आएगा टोटल, जिसमें से +1 इसको देना होगा और +1 इसको देना होगा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है +1 पर है, +1 पर है। अच्छा, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखो। एक सिल्वर है +1 पर, 2 अमोनिया है 0 पर। एक सिल्वर है +1 पर, 2 अमोनिया है 0 पर। इसका मतलब पूरे डब्बे पर +1 का चार्ज आएगा। मतलब ये पूरा ही डब्बा, पूरा ही कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो बेसिकली हमें ये समझना था कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया था कि दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, जैसा कि दिख रहा है कि लेफ्ट वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और राइट वाला। इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपको चार्ज डिसाइड करना आना चाहिए था। पहला पार्ट यूजुअली कटायन होता है, दूसरा पार्ट अनायन होता है। चार्ज निकालने में दिक्कत है तो आपको करना क्या होगा, इनके टोटल चार्ज चेक कर लो, लिगेंड्स के टोटल चार्ज। एमीन न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0। क्लोराइडो पे चार्ज -1 होता है, तो 2 क्लोराइडो पर चार्ज -2 हो जाएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, तो एवरेज रूल लगा करके
इसको +1 का चार्ज देंगे, इसको +1 का चार्ज देंगे। अब अगर मैं इसको +1 का चार्ज दे रहा हूँ तो लेफ्ट वाले पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के डब्बे को देखो, चार्ज इसका 0 है, सॉरी सिल्वर का +1 है, इसका 0 है, तो पूरे डब्बे पे +1 का चार्ज आएगा। इसका +1 है, 2 क्लोराइडों का -2 है, तो +1 और -2 मिलकर -1। मतलब हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट वाला पार्ट जो है +1 चार्ज का एक कटायनिक पार्ट है और राइट वाला जो है -1 चार्ज का एक अनायनिक पार्ट है। ये बात अगर समझ आ गई है तो कुछ इस तरह से आप देखें कि मैंने कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों को अलग लिख दिया है। तो हम लेफ्ट में लिख रहे हैं कटायनिक पार्ट, जिसमें होगा Ag और NH3 का होल ट्वाइस, 2 NH3 होंगे। और पूरे डब्बे पर चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज +1 का आ जाएगा, तो चार्ज आ गया इस पर +1 का। कैसे आ गया? इसका मैंने अभी समझाया था, इसका चार्ज 0, इसका -2, तो टोटल चार्ज -2 है, तो +1 देंगे। अब अनायनिक पार्ट अगर कोई मुझसे पूछेगा तो अनायनिक पार्ट किसका बना है? Au और 2 Cl का, Au और 2 Cl का। चार्ज कितना आएगा? Au पर आएगा +1, 2 क्लोरीन का -2 मिल करके -1, तो पूरे डब्बे पे चार्ज -1 का हो गया। अब जब भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है तो इसमें से लिगेंड उठा के इधर भेजना है, इधर का लिगेंड इधर लाना है। पर ऐसा करते वक्त आपको रियलाइज़ होगा कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है, मतलब कटायनिक अनायनिक में बदल जाता है, अनायनिक कटायनिक में। आओ चलो देखते हैं। मैं पहले एक अमोनिया इधर भेजूँगा और एक क्लोरीन इधर भेजूँगा, तो ऐसा करते हमें जो कटायनिक पार्ट जो था आपका वो चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। देखो तो Ag हो गया, ये NH3 हो गया और एक Cl आ गया। अब चार्ज सोचो ज़रा, सिल्वर का तो +1 था, इसका 0 था, इसका -1 था, पता चला कि इस पर कोई चार्ज आया ही नहीं, तो ये कटायनिक पार्ट रहा नहीं। इसी तरह से दूसरे तरफ भी देखा जाए तो इस पर देखो +1, 0 और -1, टोटल चार्ज तो 0। राइट वाले पर Au है, Cl है और एक अमोनिया भी आएगा, Au Cl और एक अमोनिया आ गया। अब चार्ज इस पर निकालो, ये +1 पर था, ये -1 पर, ये 0, तो इस पर भी चार्ज 0 ही हो गया। मतलब कि ना तो ये अब कटायनिक रहा, ना तो ये अनायनिक रहा। तो ऐसा मत समझना कि एक अमोनिया इधर भेजा और एक Cl इधर भेजा तो एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर मिला, गलत हो जाएगा। ज़्यादा टीचर यही सिखाते हैं, इधर का लिगेंड इधर भेज दो, इधर का लिगेंड इधर भेज दो, आपको मिल जाएगा सॉल्ट। ऐसा नहीं है, आपको चार्ज देखना पड़ता है। और कई बार ये भी होगा कि जो आपको कटायनिक दिख रहा है वो अनायनिक बन जाएगा और अनायनिक जो दिख रहा है वो कटायनिक। आओ समझाता हूँ कैसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस अमोनिया को भी इधर भेजेंगे, इस Cl को भी इधर लाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक Cl पहले था, एक और लाया, Cl2 हो गया। अब इस पर चार्ज सोचो, +1 इस पर और 2 क्लोरीन पर -1, तो +1 और 2 का -2 मिल करके अब ये -1 के चार्ज का हो गया। ये देखो ध्यान से, ये -1 चार्ज का हो गया। और दूसरी तरफ देखो Au NH3 होल ट्वाइस। अब इस पर चार्ज निकालो, +1 और 0, +1 और 0 अगर मिल जाएगा तो अगर इस पर +1 और 0 मिल जाएगा तो अब इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब? इस पर टोटल चार्ज तो +1 का बचेगा, इस पर टोटल चार्ज +1 का बचेगा। देख लो, मतलब इस बार राइट वाला पार्ट कटायनिक हो गया और लेफ्ट वाला पार्ट अनायनिक हो गया। तो अब जब मुझे सॉल्ट लिखना है तो पहले तो कटायन लिखना है और फिर अनायन को, तो मैं पहले कटायन लिखूंगा तो इस वाली चीज़ को पहले लिखूंगा, इस वाली चीज़ को बाद में। तो देखो लिखने पर कैसा दिखेगा, मतलब हमारा जो इस पूरे कंपाउंड का एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा उसमें ये कटायनिक होगा और ये अनायनिक होगा। मतलब Au NH3 होल ट्वाइस पहले आना चाहिए क्योंकि उस पर +1 का टोटल चार्ज जनरेट हुआ है ना। और फिर दूसरा जो पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बस ये हो गया है ना। और चलो यहाँ पर देखते हैं इस वाले में अब कैसा चार्ज आ गया। इस पर आ गया है +1 का और इस साइड से अगर हम देखें तो ये कैसा आएगा, AgCl2 है ना। ये हो गया आपका कटायनिक पार्ट, ये हो गया अनायनिक पार्ट। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई करेंगे और उसके जितने आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर सोच पाएंगे वो बताना ज़रा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4, ठीक है, और यहाँ सपोज ZnCl4 है। तो इसमें आपको क्या करना है, बारी बारी से एक्सचेंज करना है। कितने एक्सचेंजेस आप कर पाओगे सर? तब तक करेंगे जब तक एक एक अमोनिया निकल के यहाँ ना चला जाए, एक एक क्लोरीन निकल के यहाँ ना आ जाए। और फिर इस दौरान ये भी ज़रूर चेक करना कि किस पर कटायनिक पार्ट रहा और कौन सा अनायनिक पार्ट रहा। एंड आप कटायनिक पार्ट को पहले लिखना, अनायनिक पार्ट को। हिंट बस इतना दे दे रहा हूँ, चार्ज निकाल देता हूँ आपके लिए। इसका चार्ज 0 होता है, इसका हो गया -4, तो टोटल चार्ज जो होगा वो +2 +2 होगा। टोटल चार्ज कितना होगा, +2 +2। तो जिंक भी +2 पर है
और ये भी +2 पे। पहला पार्ट मैं आपके लिए तैयार करके दे देता हूँ। पहला पार्ट कैटायनिक पार्ट उठाएं तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना, इस चीज़ को देखेंगे तो +2 और 0 मिल करके पूरे पर +2 का चार्ज होगा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे ना तो ये हो जाएगा ZnCl4-2। नाउ कीप ऑन एक्सचेंजिंग द लिगेंड, लुक एट द चार्ज ऑफ द कैटायनिक एंड द एनायनिक पार्ट एंड राइट द कैटायन फर्स्ट एंड देन एनायन। और इस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके टोटल कितने आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाए, और एक क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग, ये आप पहला जो मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको भी बताना है कि कितने इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनते हैं। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। CuNH3 6 है ना, Cu की जगह आप इसको चेंज कीजिए, लेट दिस बी CO, कोबाल्ट रहने दीजिए इसको, कोबाल्ट, दिस इज CO है ना, एंड हियर इट इज़ CrF6। इसके भी बताने कितने हैं। अगर ये आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे वीडियो समझ आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जनरली बच्चे आइसोमर्स को लेकर के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म को लेकर परेशान होता है। अगला जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, उसका वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।